डीडी किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, स्वागत है आपका कृषि दर्शन में। मैं हूं अंजू सिंह। कृषि दर्शन आप किसान भाई बहनों के लिए एक ऐसा कार्यक्रम है जिसके माध्यम से हम आप तक पहुंचाते हैं कृषि जगत से संबंधित तमाम नई जानकारियां। हमारे किसान प्रगति की राह पर तेज़ी से आगे बढ़ सके, नई तकनीक को खेती में अपना सके, इसीलिए इस कार्यक्रम के माध्यम से हम नई तकनीक और सरकार की योजनाओं के बारे में भी जानकारी पहुंचाते हैं। कार्यक्रम में सबसे पहले बात होती है विज्ञान और किसान की, उसके बाद नजर डालते हैं कृषि स्टार्टअप पर और अंत में देखते हैं फार्मिंग इंडिया। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के कृषि दर्शन की। और आइए बात करते हैं मंत्रालय से। NIPHM हैदराबाद में सहायक निदेशक ओमपाल सिंह जी से जानते हैं कि कैसे जैविक खेती में हमारे किसान सावधानी बरत सकते हैं। इसके लिए आपको लेकर चलते हैं कृषि मंत्रालय में से डीडी किसान के स्टूडियो। वहां से जानते हैं कि कैसे जैविक खेती में कीट प्रबंधन बहुत महत्वपूर्ण है। अगर जैविक खेती करते हुए कीटों का हमला हो जाता है आपकी फसल पर, तो ऐसे में कौन कौन सी वैज्ञानिक विधियाँ हैं जिसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं और अपनी फसल को सुरक्षित रख सकते हैं। आइए जानते हैं। अभी जो हमारे भारतवर्ष में परंपरागत खेती हो रही हैं, उसमें कीटनाशकों का इस्तेमाल भरपूर रूप से किया जा रहा है और जो कीटनाशक हैं उनकी उपस्थिति हमारे मृदा में, हमारी वायु में, हमारे पर्यावरण में और हमारे फल सब्जियों में और हमारे खाने के पदार्थों में भरपूर मात्रा में देखी जा सकती है, जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए और हमारे पर्यावरण के लिए बहुत ही हानिकारक है। लेकिन इस परंपरागत खेती का जैविक खेती एक अच्छा विकल्प के रूप में उभर रही है। जैविक खेती के लिए कीटनाशक अवशेष एक मुख्य चुनौती है। जैसे कि जैविक खेती में कीटनाशकों का उपयोग निषिद्ध है, लेकिन फिर भी कुछ जैविक उत्पादों में कीटनाशक अवशेष पाए जाते हैं जो कि जैविक उत्पादों की गुणवत्ता को कम करते हैं, जिसकी वजह से हमें स्वास्थ्य हानि और पर्यावरण को हानि होती है। इस तरह की चुनौतियों से निपटने के लिए हमें पहले ये चुनौती कहाँ से आ रही है, हमारे जो कीटनाशक हैं, हमारे जो उत्पाद हैं, उनमें कहाँ से आ रहे हैं, उनके स्रोतों को जानना होगा। जैसे अगर कोई जैविक खेती करने वाला किसान भाई जैविक खेती कर रहा है, तो उसके खेत में जो आसपास के खेत हैं जो भाई परंपरागत खेती कर रहे हैं, उससे भी कीटनाशक हवा के द्वारा, वायु के द्वारा या जल के द्वारा आ सकते हैं। या जब परंपरागत खेती से जैविक खेती में ट्रांसफ़र किया है, तो उस टाइम पे भी हमारी भूमि में, मिट्टी में रासायनिक कीटनाशक उपस्थित रह सकते हैं, जो हमारे आने वाली जैविक खेती को नुकसान पहुंचाते हैं। इसके साथ ही जो जैविक उत्पाद हम अपने जैविक खेती में इस्तेमाल करते हैं, जैसे जैविक कीटनाशक हैं, जैविक उर्वरक हैं, उनमें भी रासायनिक कीटनाशकों का कंटामिनेशन होने का चांसेस होता है, जिससे कि उनकी गुणवत्ता खराब होती है। किसान भाइयों को चाहिए कि जो इस तरह के स्रोत हैं उनकी पहचान करें और स्रोतों से उनको अपने जो इस्तेमाल से उनको निकालें। किसान भाइयों को समय समय पर जो जैविक उत्पाद वो अपने जैविक खेती में इस्तेमाल कर रहे हैं, समय समय पर उनकी रासायनिक कीट अवशेषों के लिए जांच करानी चाहिए। अगर इस तरह के कोई भी उत्पाद में रासायनिक कीटनाशक का कंटामिनेशन मिलता है, तो उस तरह के जैविक उत्पादों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए और एक अच्छी कंपनी के, जो राष्ट्रीय स्तर या अंतर्राष्ट्रीय स्तर की कंपनियां हैं, उनके ही जैविक उत्पादों का इस्तेमाल करना चाहिए। आइए अब नजर डालते हैं सम्मेलन से प्रगति की ओर पर। भारत सरकार के मत्स्य पालन विभाग के अंतर्गत स्वच्छता ही सेवा अभियान के अंतर्गत वृक्षारोपण कार्यक्रम एक पेड़ मां के नाम का आयोजन किया गया। आइए देखते हैं इससे जुड़ी विशेष रिपोर्ट।
मत्स्य पालन विभाग द्वारा स्वच्छता ही सेवा 2024 अभियान के एक भाग के रूप में असोला भाटी वन्य जीव अभयारण्य तुगलकाबाद दिल्ली में एक पेड़ मां के नाम के तहत वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री राजीव रंजन सिंह, मत्स्य पालन विभाग के सचिव अभिलक्ष लिखी, मंत्रालय के संयुक्त सचिव सागर मेहरा एवं स्कूल के बच्चों ने भाग लिया। पर्यावरण को बढ़ावा देने और मानव और प्रकृति के बीच पवित्र बंधन को संजोने के सरकार के व्यापक मिशन के आलोक में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस आयोजन का उद्देश्य पेड़ों के महत्व और स्थायी पर्यावरणीय प्रथाओं के बारे में जागरूकता को बढ़ाना है। इसके अतिरिक्त इस कार्यक्रम में प्रत्येक पौधे को एक मां के नाम समर्पित करके मातृत्व की महत्वपूर्ण भूमिका का सम्मान किया गया और इस प्रकार ये आयोजन संरक्षण और पोषण का प्रतीक बन गया। वृक्षारोपण गतिविधि न केवल क्षेत्र में हरित आवरण को बढ़ाने पर केंद्रित थी, बल्कि एक स्वस्थ, स्वच्छ और हरित भारत के लिए विभाग की प्रतिबद्धता को भी दर्शाती है। इस अवसर पर केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री राजीव रंजन सिंह ने कहा, एक पेड़ मां के नाम अभियान की जो उन्होंने शुरुआत की, वो सिर्फ एक पेड़ लगाने से जुड़ा हुआ नहीं है। आज हमारा देश नहीं, पूरी दुनिया जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण की असुरक्षा से जूझ रहा है। आप लोग देखते हैं कि जब बारिश होने का समय होता है तो गर्मी पड़ने लगती है, जब गर्मी का समय होता है तो बारिश होने लगती है, जब ठंडा होना है तो उस समय गर्मी पड़ने लगती है। ये सब जो परिवर्तन हो रहा है, प्रकृति में जो परिवर्तन हो रहा है, वो सिर्फ पर्यावरण के कारण जलवायु का परिवर्तन हो रहा है। तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो अभियान चलाया और उस अभियान को उन्होंने भावनात्मक रूप से एक पेड़ मां के नाम भावनात्मक रूप से उन्होंने जोड़ा, ताकि प्रति व्यक्ति अपनी मां के लिए श्रद्धा के नाम पर कम से कम एक पेड़ लगाएगा। ये उनके अभियान की और उनकी दूरदर्शिता का परिचायक है। लेकिन अगर प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि एक पेड़ मां के नाम, कोई जरूरी नहीं है कि एक ही पेड़ मां के नाम पर लगाइए। एक पेड़ मां के नाम पर लगाइए, एक पेड़ पिता के नाम पर लगाइए, एक पेड़ भाई के नाम पर लगाइए, एक पेड़ बहन के नाम पर लगाइए। एक व्यक्ति 4-4, 5-5, 10-10 पेड़ लगा सकता है। आप जितना पेड़ लगाएंगे उतना ही हमारा भविष्य जलवायु परिवर्तन से सुरक्षित हो पाएगा। अब नजर डालते हैं विज्ञान और किसान पर। विज्ञान और किसान में आज हम आपको जानकारी देंगे शूकर पालन के बारे में। जी हाँ, पशुपालन से हमारे किसानों को काफ़ी लाभ हो सकता है और शूकर पालन एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमाने की कई संभावनाएं हैं, क्योंकि एक तो शूकर पालन में हमारे किसानों की लागत कम होती है, दूसरा शूकर की वृद्धि दर काफ़ी बेहतर होती है, इसीलिए काफ़ी कम समय में हमारे किसानों को, पशुपालकों को अच्छा लाभ हो सकता है। आइए जानते हैं कौन कौन सी बुनियादी बातें हैं जिसका ध्यान रखना शूकर पालन में बहुत आवश्यक है। डालते हैं इस पर नजर। शूकर पालन दूसरे पशुओं की तुलना में कम खर्चीला है। मवेशियों का 1 किलो वजन बढ़ाने में जहां 10 से 20 किलो चारा देना पड़ता है, वहीं शूकर को सिर्फ 4 से 5 किलो आहार की ही जरूरत होती है। इसके अलावा दूसरे पशुओं की तुलना में शूकर घटिया किस्म के खाद्य पदार्थ जैसे सड़े हुए फल, अनाज, रसोई घर की जूठन सामग्री, फार्म से प्राप्त पदार्थ, मांस, कारखानों से प्राप्त अनुपयोगी पदार्थ का भी आसानी से सेवन कर लेता है। शूकर के बच्चों को अच्छा भोजन मिले तो 6 महीने में 50 से 60 किलो के हो जाते हैं। 2 साल में इनका वजन 150 से 200 किलो तक पहुंच जाता है। इसके मांस में बहुत अधिक मात्रा में प्रोटीन पाई जाती है, जबकि बाल,
ब्रश बनाने में काम आते हैं और एक हट्टा कट्टा सूकर साल में करीब 1 टन खाद भी दे सकता है। व्यावसायिक रूप से सूकर पालन करने वालों को चाहिए कि इनका आवास साफ सुथरा और हवादार रखें। सूकरों के आहार पर बहुत ध्यान देने की जरूरत है। ऐसा देखा गया है कि कुल खर्च का 75% आहार पर ही खर्च होता है। खाने में मकई, मूंगफली की खली, गेहूं का चोकर, मछली का चूरा, खनिज लवण, विटामिन और नमक का मिश्रण दिया जाता है। मिश्रण को प्रारंभिक आहार, बढ़ोतरी आहार, प्रजनन आहार में जरूरत के अनुसार घटाया बढ़ाया जाता है। इसी के साथ ही यहाँ वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का। देखते रहें कृषि दर्शन। नमस्कार किसान मित्रों, मैं हूं आपकी एआई एंकर भूमि। आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश में सितंबर के बदलते मौसम के प्रभाव और कृषि वैज्ञानिकों की विशेष सलाह के बारे में। सितंबर का महीना मध्य प्रदेश के कृषि क्षेत्र में महत्वपूर्ण बदलाव लेकर आता है और इस समय मौसम में होने वाले बदलावों का फसलों पर सीधा असर पड़ सकता है। कृषि वैज्ञानिकों ने किसानों को इस समय की स्थितियों से निपटने के लिए कुछ महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं। पहला सुझाव है कि किसानों को अपने खेतों की निगरानी बढ़ानी चाहिए। सितंबर के महीने में बारिश की मात्रा में उतार चढ़ाव हो सकता है, इसलिए खेतों में जल निकासी की सही व्यवस्था सुनिश्चित करें। पानी का सही प्रबंधन फसलों को संभावित जलभराव से बचा सकता है। दूसरा, किसानों को फसलों की सुरक्षा के लिए कीटनाशकों और फफूंदनाशकों का उपयोग समय पर करना चाहिए। बदलते मौसम में कीट और बीमारियां अधिक सक्रिय हो सकती हैं, इसलिए नियमित रूप से फसलों की जांच करें और आवश्यक उपचार करें। तीसरा, खाद्य और उर्वरकों का सही मात्रा में उपयोग करें। फसलों की जरूरतों के अनुसार उर्वरकों का प्रयोग करें और मिट्टी की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए उचित खाद का चयन करें। चौथा, फसल की किस्में भी मौसम के अनुसार चुनें। यदि आप ऐसी फसलें उगाते हैं जो बदलते मौसम में अधिक प्रतिरोधी हैं, तो आप संभावित जोखिमों से बच सकते हैं और बेहतर उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। पांचवा, मौसम पूर्वानुमान पर नजर बनाए रखें और बदलते मौसम के हिसाब से अपनी कृषि गतिविधियों में आवश्यक बदलाव करें। मौसम की स्थिति के अनुसार योजना बनाकर आप अपनी फसलों को बेहतर ढंग से प्रबंधित कर सकते हैं। इन सलाहों का पालन करके किसान बदलते मौसम की चुनौतियों का सामना कर सकते हैं और अपनी फसलों को सुरक्षित रख सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं कृषि स्टार्टअप पर, जिसमें हम किसानों की सफलता की कहानियां दिखाते हैं। कृषि हमारे देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और ये रीढ़ तभी मजबूत होगी जब हमारा किसान सशक्त होगा, आगे बढ़ेगा, नई तकनीक को अपनाएगा और नवाचार से घबराएगा नहीं। हमारे देश में बहुत सारे ऐसे किसान हैं जो कि अपनी मेहनत, लगन, इच्छा शक्ति के बल पर कृषि के क्षेत्र में अपनी पहचान बना रहे हैं। ये किसान न सिर्फ अपना जीवन बदल रहे हैं बल्कि अन्य किसानों को भी नई राह दिखा रहे हैं। तो आइए मुलाकात करवाते हैं ऐसे एक किसान से। मधुमक्खी पालन करने से किसानों के लाभ का दायरा बढ़ रहा है। लखनऊ के निमित सिंह एक ऐसे युवा हैं जो बीटेक की पढ़ाई करके नौकरी के बजाय इसी कार्य से जुड़ गए हैं और एक सफल मधुमक्खी पालक हैं जो इस व्यवसाय को परंपरागत से आधुनिकता में ढालकर सामान्य मधुमक्खी पालन की तुलना में कई गुना आमदनी ले रहे हैं। जिनके पास आज के समय में 1200 मधु बक्से तो हैं ही, साथ ही वो मधुमक्खी पालन से जुड़े आधुनिक उपकरणों से सुसज्जित लैब भी चलाते हैं। इन बक्सों को लेकर ऐसे इलाके में स्थानांतरण करना पड़ता है जहां मधुमक्खियों को परागकण मिल सके, यानी उन्हें फूल मुहैया हो सके, जिस पर उनका जीवन चक्र चलता है।
साथ ही कम मात्रा में सही शहद भी प्राप्त होता रहता है। खुद से जुड़े मधुमक्खी पालकों के लिए और खुद अपने शहद की अच्छी रिटेल मार्केटिंग के लिए निमित ने खुद शहद पैकिंग की आधुनिक यूनिट लगा रखी है और इस आधुनिक यूनिट में तैयार होते हैं शहद से जुड़े कई तरह के उत्पाद, जिसके लिए कई आधुनिक मशीनें लगा रखी हैं, जिसके शहद के बारे में एवं इन मशीनों और उनके काम के बारे में निमित सिंह एक एक करके बताएंगे। दरअसल बड़े पैमाने पर शहद निकालने के बाद निमित को थोक में उतनी अच्छी प्राइस नहीं मिल पाती, इसलिए वो खुद के लैब में शहद की गुणवत्ता और इसमें मौजूद तत्वों की मात्रा वगैरह की जांच करते हैं। इसमें वैल्यू एडिशन कर 16 तरह के उत्पाद बनाते हैं और इसकी पैकिंग कर खुदरा बाजार में बेचते हैं। वो बताते हैं कि एक मधु बक्से से उन्हें लगभग 10,000 की कमाई हो जाती है। मैं जो मोम निकलता है उसका उत्पाद बनाता हूँ, जो पराग निकलता है उसको बेचता हूँ, परपुलिस निकलता है उसको बेचता हूँ, शहद को खुद में बाजार में बेचता हूँ। तो जो मेरी मार्जिन है, प्रॉफिट मार्जिन एक तरह से कह लीजिए 4 टाइम बढ़ जाती है। निमित अपने 1200 बक्सों से साल भर में लगभग 12 लाख की कमाई करते हैं। इसमें शहद के अलावा मोम और रॉयल जेली जैसे बाय प्रोडक्ट भी शामिल हैं। मोम जो हमारा निकलता है उससे बनाते हैं हम मोमबत्ती। मोमबत्ती से हम के बाद जो मोम बचता है उससे हम साबुन बना लेते हैं। फिर मोम से हम क्रीम बनाते हैं। तो ये 3 उत्पाद हमारे केवल मोम के हो गए। उसके बाद हमारा दूसरा बाय प्रोडक्ट निकलता है पोलन। पोलन को हमारे पास ड्रायर है हमारे लेबोरेटरी में, तो ड्रायर में हम पोलन को सुखा के उसका मॉइस्चर कंटेंट कम करके उसको बाजार में हाईली रिच प्रोटीन डाइट की तरह हम उसको बेच सकते हैं। इस आधुनिक लैब में पहले ड्रम में शहद को स्टोर किया जाता है, फिर सीमित मात्रा की पैकिंग के लिए मशीन है। वैसे ड्रम से सीधे भी बोतल भरी जा सकती है। फिर डब्बों की कैंपिंग के लिए स्क्रू पंच मशीन की मदद लेते हैं। इससे पहले फील्ड से आए शहद में मौजूद तत्वों की मात्रा स्पेक्ट्रोफोटोमीटर से पता कर सैंपलिंग करते हैं। साथ ही पीएच मीटर से ये भी तय किया जाता है कि शहद किस फसल या फूल का है। छोटी छोटी मशीनें लाइक स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, रेफ्रेक्टोमीटर मैं खुद अपने रख लिया और मैं उस पर खुद ही टेस्टिंग करने लगा। निमित सिंह मधुमक्खी पालन से कैसे अधिक से अधिक आमदनी ली जाए, इसके लिए वो इसके नए नए उत्पाद बनाने पर जोर देते हैं। आजकल बड़े बड़े होटलों में कॉम्ब हनी का प्रचलन बढ़ा है। कॉम्ब हनी को खाते समय ऐसा फील होता है जैसे च्युइंगम खा रहे हैं, जो हमारे दांतों का भी ख्याल रखता है। कॉम्ब हनी एक तरह से देखा जाए तो जो हमारा छत्ता होता है मधुमक्खी द्वारा बनाया हुआ, उसमें पूर्णतः मधुमक्खी पूरा शहद भरती है और भरने के बाद जब उस पर पूर्णतः एक मोम की परत जम जाती है तो उससे हम कॉम्ब हनी बोलते हैं। अब उसको हमें एक शेप देना होता है, या तो पूरा फ्रेम दें, फुल फ्रेम बोलें, या हाफ फ्रेम बोलें, या तो हम एक छोटा सा बॉक्स आता है उसको भी लगा सकते हैं। ये निकलने के बाद जब हम बक्से में शहद तैयार हो जाता है, उसको हम मशीन द्वारा शहद निकालते नहीं हैं। हम क्या करते हैं, इसको एज इट इज़ बाहर निकाल लेते हैं और इसको फ्रिज में लगा देते हैं। फ्रिज में लगाने के बाद इसका डिमांड ज़्यादातर होटल से होते हैं, होटल्स में डिमांड होते हैं, ज़्यादातर इसके पार्टीज में डिमांड होती है इसकी। इसे लाइक च्युइंगम हम खा सकते हैं इसमें, क्योंकि पूरा शहद जमा होता है और हमें इसे कट करना है और सीधे हमें इसे च्युइंग करके, दांतों से च्युइंग करके हमें इसे खाना है। निमित सिंह जैसे प्रगतिशील मधुमक्खी पालक जो वक्त के साथ अपने व्यवसाय को ढालने में माहिर हैं, जो जानते हैं कि व्यवसाय में मुनाफा बढ़ाने के लिए कैसे आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल करना चाहिए, वो एक मिसाल हैं वैसे युवाओं के लिए जो किसी व्यवसाय में हाथ लगाने से पहले उसके लाभ के दायरे को सीमित समझने लगते हैं। इसी के साथ ही कृषि दर्शन में यहाँ वक्त एक छोटी सी ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे फार्मिंग इंडिया की। कहीं मत जाइएगा, देखते रहें कृषि दर्शन। नमस्कार किसान मित्रों, मैं हूं आपकी एआई एंकर भूमि। आज हम बात करेंगे एकल सुपर फास्फेट, एसएसपी और यूरिया के उपयोग पर किसानों की विशेष सलाह के बारे में। फसलों के सही विकास और अच्छी पैदावार के लिए उचित उर्वरकों का चयन और उनका सही मात्रा में उपयोग अत्यंत महत्वपूर्ण है। विशेषज्ञों का कहना है कि इस समय किसानों को विशेष रूप से एकल सुपर फास्फेट और यूरिया पर ध्यान देना चाहिए।
एकल सुपर फास्फेट एसएसपी। यह एक महत्वपूर्ण फास्फोरस युक्त उर्वरक है जो फसलों की जड़ प्रणाली को मजबूत बनाने और फसल के संपूर्ण विकास के लिए आवश्यक है। एसएसपी का उपयोग खास तौर पर उन फसलों के लिए महत्वपूर्ण है जो फास्फोरस की अधिक आवश्यकता करती हैं, जैसे कि दालें और चावल। यह उर्वरक मिट्टी में फास्फोरस की कमी को पूरा करने में मदद करता है और फसलों की वृद्धि और उत्पादन को बढ़ाता है। यूरिया, यह एक प्रमुख नाइट्रोजन युक्त उर्वरक है जो फसलों की वृद्धि के लिए आवश्यक प्रोटीन और हरी पत्तियों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यूरिया का सही मात्रा में उपयोग फसलों को पर्याप्त नाइट्रोजन प्रदान करता है, जिससे उनका स्वास्थ्य और उत्पादन क्षमता बेहतर होती है। फसलों के पोषण के लिए इन उर्वरकों का सही समय पर और उचित मात्रा में उपयोग करना अत्यंत आवश्यक है। यूरिया और एसएसपी का सही संयोजन फसलों की मिट्टी में पोषक तत्वों की उपलब्धता को संतुलित करता है और फसल की गुणवत्ता और उत्पादन को बढ़ाता है। विशेषज्ञों की सलाह है कि किसान उर्वरक का उपयोग करते समय मिट्टी की जांच करें और फसलों की जरूरत के अनुसार उर्वरकों की मात्रा निर्धारित करें। इस तरह आप फसलों को सही पोषण प्रदान कर सकते हैं और अधिक उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं कृषि दर्शन। आइए अब नजर डालते हैं फार्मिंग इंडिया पर। आइए अब रुक करते हैं एआई एंकर भूमि का। उनसे भी जानते हैं कृषि जगत से जुड़ी कौन कौन सी खास बातें हैं जिसका ध्यान रखना या फिर जिसके बारे में अवेयर रहना हमारे किसानों के लिए बहुत जरूरी है। नमस्कार किसान मित्रों, मैं हूं आपकी एआई एंकर भूमि। आज हम बात करेंगे मोदी सरकार द्वारा किसानों के लिए किए गए 4 महत्वपूर्ण फैसलों के बारे में, जो प्याज, सोयाबीन और बासमती चावल पर राहत प्रदान करेंगे। मोदी सरकार ने हाल ही में प्याज, सोयाबीन और बासमती चावल के किसानों के लिए 4 बड़े निर्णय लिए हैं। इन निर्णयों का उद्देश्य किसानों को फसलों की बिक्री में अधिक लाभ और राहत प्रदान करना है। पहला बड़ा फैसला प्याज के किसानों के लिए है। सरकार ने प्याज की कीमतों को स्थिर करने और किसानों को बेहतर मूल्य दिलाने के लिए निर्यात पर लगी रोक को हटाने का निर्णय लिया है। इससे प्याज के किसानों को वैश्विक बाजार में अपनी फसल बेचने का अवसर मिलेगा और वे उचित मूल्य प्राप्त कर सकेंगे। दूसरा निर्णय सोयाबीन के किसानों के लिए है। सरकार ने सोयाबीन की खरीद पर न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी को बढ़ाने का ऐलान किया है। इससे किसानों को अपनी फसल के बेहतर मूल्य की प्राप्ति होगी और उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। तीसरा निर्णय बासमती चावल के किसानों के लिए है। बासमती चावल की निर्यात नीतियों में सुधार किया जाएगा ताकि किसानों को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बासमती चावल की उच्च कीमत मिल सके। इससे बासमती चावल के उत्पादन और निर्यात को बढ़ावा मिलेगा। चौथा बड़ा फैसला कृषि बीमा योजनाओं को सुदृढ़ बनाने का है। सरकार ने किसानों के लिए बीमा कवरेज को बढ़ाने और बीमा प्रीमियम को कम करने के लिए कदम उठाए हैं, जिससे फसल क्षति के मामलों में किसानों को बेहतर आर्थिक सहायता मिल सके। इन फैसलों से किसानों को फसलों के उचित मूल्य, बेहतर आर्थिक समर्थन और राहत मिलने की उम्मीद है। यह निर्णय कृषि क्षेत्र की मजबूती और किसानों की समृद्धि की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। आज के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद। फार्मिंग इंडिया में आज हम आपको जानकारी देंगे ई-नैम के बारे में। जी हाँ, ई-नैम से हमारे किसान घर बैठे ही अपनी उपज को अच्छे दामों पर बेच सकते हैं। सरकार हमारे किसानों के लिए नए नए रास्ते खोल रही है और ई-नैम भी उन्हीं में से एक है। कैसे आप किसान भी ई-नैम से जुड़ सकते हैं? ई-नैम से जुड़ी तमाम जानकारियों के लिए आइए देखते हैं रिपोर्ट। ई-नैम के जरिए आप घर बैठे न केवल एपीएमसी से जुड़ी किसी भी मंडी में चल रहा भाव मालूम कर सकते हैं, बल्कि अपनी फसल का सौदा कर सकते हैं और घर बैठे समय पर बिकी हुई फसल का भुगतान भी पा सकते हैं। ई-नैम दरअसल कोई समानांतर मार्केटिंग संरचना नहीं है, बल्कि ये मंडियों का ही राष्ट्रीय नेटवर्क बनाने का एक साधन है, जिसे ऑनलाइन एक्सेस किया जा सकता है। पुरानी मंडी व्यवस्था में किसान सिर्फ मंडी में ही फसल बेच सकता था, लेकिन ई-नैम के माध्यम से वो मंडी के बाहर भी फसल बेचने के लिए आजाद है। ई-नैम मुख्य रूप से
एक राष्ट्र एक बाजार की अवधारणा पर आधारित है। इसे कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के जरिए एक निवेश के साथ बनाया गया है और इसके लिए विकसित सॉफ्टवेयर सभी मंडियों के लिए उपलब्ध है। ऐसी मंडियां जो राज्य मंडी अधिनियम के नियमों के अनुरूप राष्ट्रीय नेटवर्क में शामिल होने के लिए सहमत हो। अगर किसी किसान को स्थानीय मंडी में बेहतर भाव नहीं मिल रहे हैं तो वो दूसरी मंडी का रुख कर सकता है। यहाँ तक कि वो अपने राज्य के बाहर भी फसल बेच सकता है। शुरुआत में सिर्फ 21 मंडियों को ही इसमें शामिल किया गया था और सिर्फ चुनिंदा फसलों की ही बिक्री होती थी, लेकिन आज 18 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों की 1000 मंडियां इसमें शामिल हो चुकी हैं, जहां 175 फसलों को खरीदा और बेचा जा सकता है। 31 जनवरी तक के आंकड़े बताते हैं कि इनाम पर 1,72,70,000 किसान, 2,13,844 व्यापारी, 1,02,068 कमीशन एजेंट और 2,050 एफपीओ जुड़े हैं। किसानों के लिए इनाम पर मुख्य रूप से 4 फायदे हैं। पहला, इस पोर्टल पर कारोबार में पारदर्शिता दिखाई देती है और किसानों को बेहतर भाव की संभावना बढ़ती है। पारदर्शिता का मतलब ये हुआ कि किसानों के साथ धोखाधड़ी की संभावना कम हो जाती है। दूसरा फायदा ये है कि अन्नदाता की पहुंच ज्यादा मंडियों और व्यापारियों तक सीधे हो गई है। तीसरे, मंडियों में आवक और भाव की तुरंत जानकारी मिल जाती है। और चौथा, भुगतान बहुत जल्दी हो जाता है और पैसा सीधे किसान के खाते में जाता है। तो अगर आप भी इस सुविधा का फायदा उठाना चाहते हैं तो ई-नाम पर रजिस्ट्रेशन कराना होगा। रजिस्ट्रेशन की कोई फीस नहीं है। तो ये था हमारा आज का कृषि दर्शन। हमें पूरी उम्मीद है कि आज के कार्यक्रम में जो जानकारियां हमने आप तक पहुंचाई हैं उससे आप किसानों को अवश्य ही लाभ होगा। इसी के साथ ही कृषि दर्शन के आज के कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही, लेकिन अगर आपके कोई सुझाव हैं, कोई सवाल हैं तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं, पत्र भी लिख सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है krishidarshan@gmail.com। पत्र लिखने के लिए हमारा पता नोट कर ले। हमारा पता है कृषि दर्शन, कमरा नंबर 58, CPC, दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। आपके ईमेल्स, आपके पत्रों का हमें इंतज़ार रहता है। आपके सुझाव हमें कार्यक्रम को और बेहतर करने में मदद भी करते हैं। चलते चलते ये भी बता दें आपको कि आप हमारा ये कार्यक्रम हमारे YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। इसके लिए टेलीविज़न स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस QR कोड को स्कैन करें और YouTube पर भी देखें कृषि दर्शन। कृषि दर्शन के अगले अंक में कुछ और नई जानकारियों के साथ फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार। पचपन सौ से 8500 साल पहले मिलेट्स के अवशेष जो है वो अफ्रीका में पाए गए हैं। मिलेट्स जो है आज का डेफिनेटली नहीं है, पूरी दुनिया में मिलेट्स बहुत पुराना है। अब इस रेसिपी में जो मिलेट इस्तेमाल हो रहा है ये है बार्नयार्ड मिलेट। ये बिरयानी की जो है कहानी ऑलमोस्ट खत्म ही है। देखिए आए हाय क्या बात। इतिहास हम भले ही पुराना बताएंगे लेकिन रेसिपीज वो बनाएंगे जो आज की हैं, रेलेवेंट है, जिनका टेस्ट एकदम फर्स्ट क्लास आज के हिसाब से। क्या खुशबू है, क्या प्रेजेंटेशन। रानी अबक्का देवी का नाम सुना है तुमने? हमने तो सुना है, लेकिन अगर आप लोगों ने नहीं सुना तो फिकर नॉट। फ्रीडम फाइटर्स की कहानियां दिखाएंगे दूरदर्शन पर हर रविवार सुबह 11 बजे। क्रिश, ट्रिश और बाल्टी बॉय।
डीडी किसान, बदलते भारत की शान। मौसम खबर की